नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। और इस सीक्वेंस और सीरीज को हिंदी में हम लोग अनुक्रम व श्रेणी कहते हैं। सीक्वेंस को हम लोग अनुक्रम कहते हैं और सीरीज को हम लोग श्रेणी कहते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है? तो सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेशन, ठीक है। हम लोगों ने प्रोग्रेशन पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो प्रोग्रेशन किसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रोग्रेशन को प्रगति कहते हैं। तो सीक्वेंस को ही हम लोग प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज में देखेंगे कि कई प्रकार के जब सीक्वेंस एंड सीरीज होते हैं तो उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज भी होते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज भी होता है और हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज भी होता है। तो सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन भी कहते हैं या प्रगति भी कहते हैं। और सीरीज, ये सीरीज जो है ये निकल कर आता है सीक्वेंस से। सीक्वेंस से ही कभी भी सीरीज बनता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सीरीज इज डेवलप्ड बाय सीक्वेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि श्रेणी जो है, श्रेणी वो अनुक्रम से ही निकल कर आता है। तो अगर हम लोग सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का डाटा है जिसको हम लोग ग्रुप में लिखते हैं। मतलब ग्रुप अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जिसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा होता है। जबकि सीरीज क्या होता है? वो जो सारा ग्रुप डाटा है उसका वो केवल सम होता है। केवल उसको हम लोग सारे डिजिट को, जो भी नंबर्स हैं उसमें एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो सीक्वेंस के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या होता है? ग्रुप अरेंजमेंट होता है। इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप्ड अरेंजमेंट of numbers following some specific rules, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है? एक ग्रुप्ड अरेंजमेंट है जो कि कोई एक रूल फॉलो कर रहा होता है। ये नंबर्स का एक ग्रुप्ड अरेंजमेंट होता है। जैसे अगर हम लोग बोले 2, 4, 6, 8, तो ये क्या होता है? ये सारा हम लोगों का जो होता है 2 का डिफरेंस में सारा का सारा नंबर होता है। वहीं अगर हम लोग 3, 6, 9 इस तरह का एग्जाम्पल ले लें तो वो क्या हो जाता है? उसमें भी होता है। तो हम लोग सीक्वेंस के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, ये हमारा हो सकता है। जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, ये एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है जहां पर एक रूल फॉलो हो रहा है कि सब के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। तो एक स्पेसिफिक रूल, एक प्रकार का नियम यहां पर फॉलो हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस है। वहीं अगर हम लोग सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज के बारे में हम लोगों ने क्या समझा है कि वह एक सम होता है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे का सम होगा। तो सीरीज को क्या कहते हैं? सीरीज इज अ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट होगा उन सारे का जब हम लोग सम कर देंगे तो उसको हम लोग सीरीज कहेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सीरीज जो होता है वो कहां से डेवलप होकर आता है? ये सीक्वेंस से आता है। तो अगर मान लीजिए हम लोगों को सीरीज निकालना है तो यहां एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो सीरीज में लाने के लिए केवल क्या करना होगा? हम लोगों को सभी का एडिशन करना होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये इनफिनाइट तक नहीं है, ये केवल एक हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है। तो सीरीज सिंपल क्या होगा? 2 + 4 + 6 + 8। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 20। तो सीरीज का जो वैल्यू होगा वो हमारा 20 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ सीरीज, ठीक है। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ सीरीज। उम्मीद है क्लियर है कि क्या होता है सीक्वेंस और सीरीज।
सीरीज जो होता है वो सीक्वेंस से ही निकल कर आता है। सीक्वेंस में कोई ना कोई एक रूल फॉलो हो रहा होता है, जबकि सीरीज में केवल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। उम्मीद है ये क्लियर होगा कि क्या सीक्वेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है और सीरीज का बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब अगर हम लोग देखना चाहें कि सीक्वेंस और सीरीज में अंतर क्या है और सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस हमारा दो तरह का होता है। एक होता है इनफिनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है हमारा फाइनाइट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कितने प्रकार का हो सकता है? सीक्वेंस हमारा दो प्रकार का हो सकता है। एक है हमारा इनफिनाइट सीक्वेंस और दूसरा है हमारा फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस हम लोग देखेंगे इनफिनाइट और फाइनाइट तरह का होता है। और सीरीज जो होगा वो डिफाइन सिंपल हम लोग जानते हैं किस प्रकार से होगा। सभी का जब हम लोग एडिशन कर देंगे हर टर्म का किसी भी सीक्वेंस के, तो हम लोगों का वो सीरीज बनकर आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सीक्वेंस में क्या देखा है कि एलिमेंट्स जो भी सीक्वेंस में होंगे उसमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रूल या एक पर्टिकुलर ऑर्डर वहां पर फॉलो हो रहा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सीक्वेंस में कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर या रूल। ठीक है, ये किसी एक नियम को फॉलो करता है सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं। वही सीरीज क्या होता है? सीरीज हम लोगों ने देखा है कि वो सीक्वेंस से ही बनकर आता है, तो ये इसमें कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता है हम लोगों का। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी, ऑर्डर या रूल इज नॉट नेसेसरी, मतलब यहां पर कोई भी ऑर्डर या रूल सीरीज के अंदर हमारे फॉलो नहीं होता है। अब सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं कि सीक्वेंस में कि सीक्वेंस होता क्या है, ये कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का जो कि एक पैटर्न फॉलो करता है। वहीं हमारा सीरीज क्या होता है, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता है, कोई भी नियम फॉलो नहीं करता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स which follow a particular arrangement, कोई एक तरह का अरेंजमेंट को फॉलो करता है, इवन नंबर का, 2 के डिफरेंस का, 3 के डिफरेंस का, इस तरह से कोई ना कोई एक अरेंजमेंट होता है जिसको फॉलो करता है। वही सीरीज क्या होता है, कोई भी अरेंजमेंट या पैटर्न फॉलो नहीं करता है। हम लोग पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न। तो यहां सीरीज कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है। ये केवल क्या होता है, सम होता है किसका, पर्टिकुलर पैटर्न का, मतलब सीक्वेंस का। तो ये क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनी पैटर्न। ये किसी भी तरह के पैटर्न का केवल क्या करता है, सम निकाल के देता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि क्या नियम फॉलो किया गया है सीक्वेंस में या क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, इसको बस मतलब है कि उसका वो सम निकाल देता है। अब यहां पर क्या है सीक्वेंस में कि ऑर्डर मायने रखता है कि पहला एलिमेंट कौन है, दूसरा एलिमेंट में हम लोग किसको रखें, तो ये सारे ऑर्डर यहां पर मायने रखते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सीरीज की, तो यहां पर कोई ऑर्डर हमारा मायने नहीं रखता है। तो हम लोग सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट आर इंपॉर्टेंट। यहां क्या होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा या प्लेस, जिस प्लेस पे वो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्डर्स या प्लेस जिस जगह पर वो है, प्लेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारा सीक्वेंस में ऑर्डर या प्लेस जो होगा उसका इंपॉर्टेंट होगा। वहीं अगर हम लोग सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी।
अब सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमारे सीक्वेंस के है, एग्जाम्पल में 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है। तो वही हमारा सीरीज का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, अगर इसी एग्जाम्पल को लें तो ये सिंपल इसका एडिशन है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इस प्रकार से। तो ये हमारा डिफरेंस है कि एलिमेंट का अरेंजमेंट ऑर्डर रूल मायने रखता है। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर या रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पैटर्न फॉलो किया जाता है, जबकि यहाँ पर केवल वो सम है उस पैटर्न का और कुछ नहीं है। इसको पैटर्न से कोई मतलब नहीं है, बस उसका वो सम है। वहीं यहाँ पर ऑर्डर या किस जगह पर है, जैसे ये सेकंड प्लेस पर है तो ये मायने रखता है कि ये सेकंड प्लेस पर ही रहेगा। तो ये ऑर्डर या प्लेस मतलब रखता है, जबकि ये केवल क्या है, वो उसका एडिशन है, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है सीक्वेंस में और सीरीज में। इससे हम लोगों को अंदाजा आप लोगों को बिल्कुल हो गया होगा क्लियर कि सीरीज सिंपल क्या है, एडिशन है किसी भी एक अरेंजमेंट का, और अरेंजमेंट अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहा है, कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है तो वो उसको हम लोग सीक्वेंस अनुक्रम कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या क्या होता है और अरिथमेटिक पहले हम लोग देख लेते हैं अरिथमेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग 3 तरह के टाइप्स देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। तो पहला है अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज। दूसरा हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज, और थर्ड हम लोग देखेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने, आप पहले के अगर वीडियोस लेक्चर्स को आप लोग देखिएगा तो हम लोगों ने प्रोग्रेशन पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीरीज ये भी वही चीज फॉलो करता है। तो हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें इसका क्या रोल होता है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो जब अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी जो हम लोगों का सीक्वेंस में टर्म्स है कोई, तो वहां पर एक कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा होता है एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का, जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो कोई एक कॉमन टर्म होता है जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 1, 4, 7, 10 इस प्रकार से अगर हमारा दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस बीच में क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि 3 का डिफरेंस है। 1 + 3 करते हैं 4, 4 + 3 करते हैं 7, 7 + 3 करते हैं तो 10 आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर से कॉमन डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम लोग सीडी से भी डिनोट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब हर 2 एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा 3 का डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब मान लीजिए कि अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो यहां पर अगर हम लोगों को इसका अरिथमेटिक सीरीज निकालना होगा, अरिथमेटिक सीरीज निकालना होगा तो सिंपल हम लोगों को क्या करना है, 1 + 4 + 7 + 10 इस प्रकार से अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों को अरिथमेटिक सीरीज मिल जाता है। अब इसके कई फॉर्मूलेज हैं, किस तरह से हम लोगों का अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, किस प्रकार से हम लोग का अरिथमेटिक सीरीज होता है, उन सारे का हम लोग फॉर्मूला को समझ लेते हैं। अगर हम लोगों को जनरल फॉर्म लिखने बोला जाए कि जनरल फॉर्म क्या होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस आप याद करिए, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो उससे आप लोगों को निकल कर आ जाएगा। इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस को किस तरह से लिखते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d इस प्रकार से हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस निकल के आ जाएगा। तो a हमारा क्या होता है, a हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, d हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग करते चले जाते हैं। तो अब जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम लोग समझें इसको, तो a हमारा क्या है, a हमारा 1 है,
ठीक है। a प्लस डी कॉमन डिफरेंस हम लोगों को कितना आया, 3 आया है, तो a प्लस 3 करेंगे तो हम लोगों को सेकेंड एलिमेंट आ गया। ये पहला एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है। अब हम लोगों को थर्ड एलिमेंट निकालना है, तो क्या है 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि 2d है, 2 इंटू डी करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड एलिमेंट निकल गया है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस निकल जाएगा। अब फिर हमारा अगर सीक्वेंस से सीरीज करना है, तो सीरीज में क्या करेंगे हम लोग केवल सम निकाल देते हैं जो भी हमारा एलिमेंट है। तो अगर अरिथमेटिक सीरीज निकालना है, तो अरिथमेटिक सीरीज से क्या करेंगे, हर एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हर एलिमेंट को ऐड कर देंगे, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो इस प्रकार से ये ऐड होता चला जाएगा। इसका सम जो भी होगा उसे हम लोग अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे। अब हम लोगों का यहाँ पर a क्या है इसको समझ लेना, d क्या है इसको समझ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म हम लोगों ने देख चुके हैं कि a होता है। तो a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म होगा कभी भी। अब हम लोगों को कॉमन डिफरेंस अगर निकालने बोला जाता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालने बोला जाए तो ये सिंपल है कि कोई भी आगे वाले एलिमेंट को उसके पिछले आइटम से माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं कि an माइनस an माइनस 1। अब इसको किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सपोज ये हमारा एग्जाम्पल है 1, 4, 7 और 10। अब हम लोग को निकालना है कि कॉमन डिफरेंस n हमारा कुछ भी हो सकता है। सपोज हम लोग n3 ले लेते हैं, ठीक है, n3 मतलब थर्ड आइटम 1, 2, 3, ये थर्ड हो गया। और फिर 3 n की जगह 3 रखेंगे, -1 तो 2, तो सेकेंड आइटम 2 हो गया। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग देख सकते हैं कि 3 ही आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। और फिर हम लोगों का एक और अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है कि अगर हम लोगों को सम निकालने बोला जाए, अगर सपोज ये जो हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये काफी लंबा है, ठीक है, जो कि हम लोगों को पॉसिबल नहीं है उतना कैलकुलेट करना 1 बाय 1, तो हम लोग इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। तो हम लोग अगर एक बार में अरिथमेटिक सीरीज निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला है, तो सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज अगर निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसको हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन से हम लोग डिनोट करेंगे एन नंबर, मतलब अगर 100 नंबर्स है सीरीज में, 100 एलिमेंट्स है, तो उन सारे को अगर ऐड करना है साथ में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको करेंगे एस एन एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट में ले लेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग डायरेक्ट काफी ज्यादा जब एलिमेंट्स हो तो उसका हम लोग निकाल सकते हैं सम। अब नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज। अब हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर याद करें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का कॉमन रेशियो होता है, दो नंबर के बीच में हमेशा एक कॉमन रेशियो होता है। जैसे हमारा कॉमन डिफरेंस था अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज में, वैसे ही यहाँ एक कॉमन रेशियो होता है जहां पर कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो सीक्वेंस जब सक्सेसिव टर्म्स में कोई भी अगर कॉमन रेशियो हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा सीक्वेंस हैविंग कॉमन रेशियो between the successive terms, between the successive terms, मतलब एक टर्म के बाद जब दूसरा टर्म आएगा उसके बीच में जब कोई एक कॉमन रेशियो होता है तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। अब इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। 1, 4, 16, 64,
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसमें कॉमन रेशियो क्या है, अगर देखिएगा 1 को हम लोग इंटू 4 करते हैं तो 4 मिलता है, 4 इंटू फिर 4 करेंगे तो 16, और 16 इंटू 4 करते हैं तो 64। मतलब एक रूल यहां भी फॉलो हो रहा है, यही है कि यहां पर अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज के तरफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहीं पर हम लोगों का डिवीजन भी आ सकता है। तो यहां पर कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हमारा यहां पर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कॉमन रेशियो हम लोगों का यहां पर 4 निकल के आएगा। तो अगर हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को उसके जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और हम लोग कॉमन रेशियो को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को जो लिखते हैं हम लोग लिखते हैं ए आर, इस प्रकार से लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस प्रकार से हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। वहीं अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अगर हम लोग चेक करना चाहें कि क्या इसी प्रकार से होता है इसमें, तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, A1 है, और R हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हमारा 1 है तो सेकेंड टर्म के लिए ए आर क्या होगा, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग का सेकेंड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर मतलब 1 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 16, तो हमारा 16 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड टर्म आ गया, जो कि यहाँ थर्ड टर्म है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस का इक्वेशन है या फॉर्मूला है ये फॉलो होता है। अब हम लोगों को अगर सीरीज निकालना है तो सीरीज में हम लोग जानते हैं हम लोग क्या करना है, हम लोग के सारे टर्म का एडिशन कर देना है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज अगर निकालना हो हम लोगों को, ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग ऐड करते चले जाएंगे तो हम लोगों को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम लोगों को बोले कि काफी ज्यादा टर्म्स हैं और उसका हम लोगों को अगर सम निकालना है, उसके लिए कोई फॉर्मूला हो, तो उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला है। अगर सपोज सम निकालना है ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो ये डिपेंड करेगा दो चीजों पर। एक डिपेंड करेगा कि क्या वो सीक्वेंस हमारा फाइनाइट है या हमारा वो इनफिनाइट है। अगर फाइनाइट है तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सपोज फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट का मतलब हुआ कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो फाइनाइट के लिए हमारा इक्वेशन होता है एस एन क्या डिनोट कर रहा है, एस एन हमारा सम को डिनोट कर रहा है। जो भी हमारे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है सारे का सम, अगर 100 भी एलिमेंट है या कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे एस एन से। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसका होगा ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन का मतलब क्या हो गया, एन पे जो भी नंबर, अगर सपोज 20 नंबर का 20 नंबर्स का हम लोगों को एलिमेंट्स का दिया हुआ है सीक्वेंस, तो यहां पर 20 हो जाएगा, इसके हमारे पावर में भी 20 चला जाएगा। लेकिन ये कब फॉलो होगा, ये तब फॉलो होगा जब हमारा r जो है इक्वल टू 1 नहीं होगा। याद रखिए r इक्वल टू 1 नहीं होगा तब ये हमारा फॉर्मूला फॉलो होगा। और अगर r इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, तो अगर इसी में फाइनाइट में इफ r इज इक्वल टू 1 होगा तो सिंपल हम लोग लिखेंगे Sn इज इक्वल टू an। सिंपल क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू an। ये कब, जब इफ r इज इक्वल टू 1 होगा तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, और r अगर इक्वल टू 1 नहीं होगा तो हमारा फॉर्मूला सम निकालने का ये होगा। याद रखिएगा इसको। और कंडीशन क्या है, ये फाइनाइट सीरीज होगा तब। वहीं अगर हम लोग बात करें इनफाइनाइट सीरीज की, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं और ये इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो इनफाइनाइट सीरीज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब इनफाइनाइट सीरीज होता है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब r का मॉडुलस हमारा लेस देन 1 होगा। मॉडुलस r अगर लेस देन 1 है, मॉडुलस r का मतलब क्या होता है,
वो निगेटिव हो या कोई भी हो, मॉड जब हम लोग लगाते हैं ये, तो उसमें हम लोगों का वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। वहीं अगर आर मॉडुलस ग्रेटर देन 1 होता है तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइंड। किस समय? जब हम लोगों का इनफाइनाइट सीरीज होगा सम निकालने में। अगर आर का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 हो गया तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर लेस देन 1 होगा तो हम लोगों का फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो उम्मीद है आप लोगों को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज को। तो ये सारी चीज जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स में, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं समझाने के लिए, तो ये सारा कुछ आप लोग उसमें एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस भी कुछ होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ सीक्वेंस भी होते हैं। तो अगर हम लोग हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज के बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को याद करिएगा तो ये सीधा क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो उसी तरह यहां भी हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, ये रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस के। ये क्या होगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब हम लोग सीधा उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होगा। अब मान लीजिए सपोज हमारा दिया हुआ है अरिथमेटिक सीक्वेंस में, ठीक है, AS अरिथमेटिक सीक्वेंस को अगर डिनोट कर रहा है तो A1 4 7 10 13 जो हम लोगों ने देखा था पिछला एग्जांपल, अगर इसी को हम लोग को हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 1/7 1/10 1/13। तो इस प्रकार से हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस निकल कर आ जाएगा। और वहीं अगर हम लोग को हार्मोनिक सीक्वेंस को, तो आगे अगर हम लोग को हार्मोनिक सीरीज निकालना है तो ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अगर हार्मोनिक सीरीज इसी का निकालना है तो क्या करेंगे 1 + 1/4 + 1/7 + 1/10 + 1/13, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा हार्मोनिक सीरीज आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में 4 तरीके के सीक्वेंस को देखेंगे। एक है हमारा ऑस्किलेट सीक्वेंस, दूसरा है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस, फिर है हमारा बाउंडेड सीक्वेंस, और नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस। तो अब इन लोग सबको हम लोग एक एक कर देखते हैं। तो हमारा जो ऑस्किलेट सीक्वेंस होगा, ऑस्किलेट सीक्वेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑस्किलेट फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है हमारा ऑस्किलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। ऑस्किलेट फाइनाइट सीक्वेंस और ऑस्किलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। एक एक कर हम लोग समझेंगे दोनों को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑस्किलेट सीक्वेंस क्या होता है। ऑस्किलेट सीक्वेंस उस तरह का सीक्वेंस होता है जिसका वैल्यू 2 वैल्यू के बीच में ऑस्किलेट होता रहता है, एक बार इधर जाता है एक बार उधर जाता है, वापस इधर आता है, वापस ऑस्किलेट, मतलब एक के बाद एक आता रहता है। जैसे हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं ऑस्किलेट सीक्वेंस के बारे में कि वैसा वैल्यू जिसका वैल्यू कीप्स ऑस्किलेटिंग, वैल्यूज of the sequence which keeps oscillating। अब इसके एग्जाम्पल से आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 -2 फिर 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2। अगर इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस हमारा चल रहा है तो वो हमारा ऑस्किलेट सीक्वेंस होगा। यहाँ देखिए पहले है 2, उसके बाद फिर ये चला जाता है -2 पे, फिर -2 से +2, फिर +2 से -2, मतलब यही 2 वैल्यू में ये
आ रहा है सीक्वेंस, एक बार माइनस में जा रहा है, एक बार प्लस में जा रहा है, बस ये ऑस्किलेट हो रहा है इस दो वैल्यू के बीच में। ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एक लिमिट भी है। या हम लोग एक एग्जांपल ले लें, जैसे 0 5 फिर 0 5 0 5, इस प्रकार का अगर हम लोगों का सीक्वेंस है तो ये इसका एग्जांपल है, ये ऑस्किलेट सीक्वेंस का एग्जांपल है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑस्किलेट फाइनाइट सीक्वेंस और ऑस्किलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। तो जब हम लोग ऑस्किलेट फाइनाइट सीक्वेंस की बात करेंगे तो वैल्यू जब डिफाइंड नंबर के बीच में जब ऑस्किलेट हो रहा हो और या पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि ये ऑस्किलेट फाइनाइट सीक्वेंस है। इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन वैल्यूज, इसको फाइनाइट का हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन वैल्यूज ऑस्किलेट विद इन पर्टिकुलर डिफाइंड नंबर्स। ठीक है, जब हम लोगों को पता हो कि किस नंबर्स के बीच में ऑस्किलेट हो रहा है, तब हम लोग कहेंगे ऑस्किलेट फाइनाइट सीक्वेंस। इसके एग्जांपल में ये दोनों इसके एग्जांपल हो जाएंगे, या एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल 1 -1 1 -1। अगर इस तरह का हम लोग को पता है कि किस दो नंबर के बीच में वो ऑस्किलेट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑस्किलेट फाइनाइट सीक्वेंस है। वहीं अगर हम लोग बात करें ऑस्किलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस की, तो यहां पर हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस दो नंबर्स के बीच में ये ऑस्किलेट करेगा। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि वैल्यू इसका इनफिनाइट में ऑस्किलेट करता है। वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस ऑस्किलेट्स इनफाइनाइट, मतलब ये किसी भी नंबर तक जाकर ऑस्किलेट हो सकता है, वो कोई डिफाइंड नहीं है। तो इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि वैल्यू यहां पर वेल डिफाइंड नहीं होगा जिसके बीच में वो ऑस्किलेट होता है सीक्वेंस। तो क्या कह सकते हैं कि वैल्यूज आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड, जैसे हमारा फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, वेल डिफाइंड है कि इसी दोनों के बीच में ही ऑस्किलेट करेगा हमारा सीक्वेंस। तो इसका अगर हम लोग एग्जांपल लिखना चाहें तो इसके एग्जांपल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे -1 फिर पॉजिटिव में 2 आ जाता है, फिर निगेटिव में 3 चला जाता है, फिर पॉजिटिव में 4, निगेटिव 5, पॉजिटिव 6, इस प्रकार से अगर चलता चला जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ऑस्किलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस। उम्मीद है इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ऑस्किलेट फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और ऑस्किलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई आपको सीक्वेंस दिया हुआ है और वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस जो दिया हुआ है, सीक्वेंस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन इट इज क्या है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, या तो केवल इंक्रीजिंग हो या तो केवल डिक्रीजिंग हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब ये हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस। वहीं अगर सपोज हमारा दिया हुआ एग्जांपल 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार का अगर हम लोग को सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज ही होता चला जा रहा है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का एग्जांपल हो जाएगा। तो जब केवल डिक्रीजिंग हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे, या केवल इंक्रीजिंग हो रहा है तो हम लोग इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। अब है नेक्स्ट हमारा बाउंडेड सीक्वेंस, और बाउंडेड सीक्वेंस भी हमारा दो प्रकार का होता है। उसे हम लोग समझते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो थर्ड है हमारा बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये घेराव के बारे में बात कर रहा है, ये एक लिमिट के बारे में बात कर रहा है जहां पर कि उसका वैल्यू जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। तो सीक्वेंस में जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हम लोगों को पता हो तो उसको हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग ऊपर के लिमिट को भी जान रहे हैं और नीचे के भी लिमिट को जान रहे हैं तो वो हमेशा फाइनाइट होगा या बाउंडेड होगा। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में कि वैसा सीक्वेंस whose both upper limit and lower limit is known। ठीक है, इसका अपर लिमिट भी जानते हैं और लोअर लिमिट भी अगर हम लोगों को पता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट हम लोग इस पॉइंट से डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को अपर और लोअर लिमिट दोनों अगर हम लोगों को पता है तो वो फाइनाइट या बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को दोनों पता है। अगर नहीं पता होता तो वो इनफाइनाइट चला जाता। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इफ both upper and lower limit is known, then it is finite। अगर हम लोगों को दोनों पता है, ऊपर का क्या लिमिट है और नीचे का क्या लिमिट है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट हो जाएगा, या तो हम लोग उसको बाउंडेड भी कह सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सपोज ऐसा है 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से हमारा जा रहा है इंफिनिटी तक। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लोअर लिमिट है ये हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट, ये हम लोगों को पता है, और इंफिनिटी ये अपर लिमिट है, ये भी हम लोगों को पता है कि इंफिनिटी हमारा अपर लिमिट होगा। तो इसे हम लोग ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा क्योंकि ये केवल नीचे का बढ़ रहा है। तो ये अपर लिमिट हमारा 1/इंफिनिटी है, तो इसको हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस क्यों कहेंगे, आप लोगों को लगेगा कि ये तो इंफिनिटी है तो कहते हैं हम लोगों को तो कोई वैल्यू पता ही नहीं है। तो लेकिन जब भी अगर मैथ्स में आप लोग जाइएगा तो अगर 1/इंफिनिटी होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब हम लोगों को लिमिट मिल गया है कि 0, अब ये अपर लिमिट नहीं होगा, अब ये लोअर लिमिट हम लोगों का बन जाएगा, क्योंकि 0 जो है 1 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 छोटा होगा हमारा 1 से, तो 1/इंफिनिटी हमारा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को रेंज मिल जाएगा। हम लोगों ने डोमेन और रेंज को भी पढ़ा है। रेंज क्या पढ़ा था कि कहां से कहां तक हम लोगों का वैल्यू वेरी कर सकता है। तो इसका वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेकर 1 तक। तो यहां पर हम लोगों को लोअर लिमिट 0 भी पता है और अपर लिमिट 1 का भी पता है। तो इसके हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। अब हम लोगों का इसी में दो तरह का सीक्वेंस होता है, एक होता है बाउंडेड लोअर सीक्वेंस और एक होता है बाउंडेड अपर सीक्वेंस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एग्जांपल से कि बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो अब इसके हम लोग टाइप्स को देख लेते हैं। दो तरह के बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं।
एक होता है बाउंडेड लोअर सीक्वेंस, बाउंडेड लोअर सीक्वेंस, और एक होता है बाउंडेड अपर सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर हम लोग बाउंडेड लोअर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो वैसा लिमिट जिसका लोअर लिमिट हम लोगों को डिफाइंड हो बट हम लोगों को अपर लिमिट डिफाइंड नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि बाउंडेड लोअर सीक्वेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दिया हुआ है 1 2 3 इस प्रकार से इंफिनिटी तक दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा लोअर लिमिट है और इंफिनिटी हम लोग को डिफाइंड नहीं है, ये हमारा डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर केवल लोअर लिमिट जानते हैं लेकिन अपर लिमिट नहीं जान रहे हैं, तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा बाउंडेड लोअर सीक्वेंस का, जिसमें हम लोगों को लोअर लिमिट पता होता है। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इफ द लोअर, ठीक है, अगर हम लोग को लोअर सीक्वेंस का लिमिट पता है, इफ द लोअर लिमिट of the sequence is known, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाउंडेड लोअर सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों को बाउंडेड अपर सीक्वेंस के बारे में अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसका अपर हम लोगों को लिमिट पता हो तो उसको हम लोग अपर उसको बाउंडेड अपर या बाउंडेड एवब सीक्वेंस कहेंगे। तो इसका एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझें, इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज हम लोग को दिया हुआ है -1, -2, -3, -4 से लेके -इंफिनिटी तक का हम लोगों को एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हम लोग निगेटिव में जाते हैं तो हम लोगों को पता है कि -1 हमेशा -2 से बड़ा होता है, उसी प्रकार -3 -4 से बड़ा होगा, तो इंफिनिटी क्या होगा, वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ छोटा है तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट हो जाएगा ये, और वही अगर -1 है तो ये हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर अपर लिमिट हम लोगों को -1 है, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन लोअर लिमिट क्या है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है लोअर लिमिट, डिफाइंड क्या है, अपर लिमिट है। तो इसको हम लोग कहेंगे बाउंडेड अपर या एबव, या बाउंडेड एबव सीक्वेंस कहेंगे। और इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं कि व्हेन upper limit of the sequence is known। ठीक है, जब हम लोग अपर लिमिट किसी सीक्वेंस का जानते हैं तो उसको हम लोग बाउंडेड अपर या एबव सीक्वेंस कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बाउंडेड अपर या एबव सीक्वेंस क्या होता है। और लास्ट है हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस, और हार्मोनिक सीक्वेंस सेम है जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में अभी पढ़ा था, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस, तो वो सेम होगा, इसीलिए आप लोग उसी को 4 टाइप में उसी को प्रीफर कर लीजिए, तो वो सेम होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा ये टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ही है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हम लोग अभिसरण और विचलन कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या होता है, और इसे समझेंगे उसे डिटेल में और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।